सदर ट्रंप ने ईरान से डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि जंग बंदी है, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी और ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा, क्योंकि खित्ते और दुनिया के मफाद में यही जरूरी है। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। सदर ट्रंप ने जंग बंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। सदर ट्रंप जंग बंदी में तौसीक से मुताल्लिक मुत्तफ़िका जवाब चाहते हैं। इंसाफ और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। जंग बंदी की कोई मुद्दत तय नहीं। नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी करता है। मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद करते हैं। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। दुश्मन को वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया है और करता रहेगा। आलमी ताकतों का एक बार फिर ईरान अमेरिका तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। चीन ने कहा कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि जंग बंदी को इसी फ्रेमवर्क के अंदर करार रखा जाए जो पाकिस्तान की सालिसी से तय पाया था। बरतानी वजीर खारजा ने कहा चाहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम किया। और PSL 11 पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। 183 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। ज़ल्मी के अली रजा ने 4 विकेटें हासिल की, जिसमें हैट्रिक भी शामिल। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने उस्मान खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। स्टीवन स्मिथ ने 47 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। हैदराबाद किंग्समैन ने हदफ 3 गेंद कबल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मस्बत आ गया। टेस्ट रवां साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था। मोहम्मद नवाज के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला तहकीकात के बाद किया जाएगा। केस एंटी डोपिंग कवानीन के तहत निपटाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और चलिए, अगर दिन का आगाज़ अच्छा हुआ ही है तो अच्छी खबर के साथ शो की शुरुआत क्यों ना की जाए। और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का है एक और लम्हा। चीन के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाजों का इंतखाब कर लिया गया है। नाम भी सामने आ गए हैं, खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली। न सिर्फ खला में साइंसी तजर्बात करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को आलमी खलाई बरादरी में एक फ़ाल किरदार भी दिलाएंगे। अब यह पहला मौका होगा कि पाकिस्तान चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के खलाई स्टेशन मिशन में बाकायदा शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पेशरफ को पाकिस्तान के लिए एक संग मील करार देते हुए सराहा है और इसे पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती का अमली मजहर भी करार दिया है। तो पाकिस्तानी अब सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है, बल्कि इकबाल के मुताबिक जो कि खला में भी डालेंगे कमंद। बहुत ही एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। और अब ज़रा खेल के मैदान की बात कर लेते हैं, जहां से कई खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि PSL अब थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है। पेशावर ज़ल्मी को तो पॉइंट्स टेबल पर कोई छेड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले इनकी बैटिंग, फिर इनके कैप्टन चलते रहे। कल इट वॉज अ फिनोमिनल एंड एपिक डे कि जब पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र तरीन हैट्रिक की गई और अली रज़ा ने हैट्रिक की कल। इट वॉज सो कमेंडेबल टू सी अली रज़ा फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी डूइंग दैट हैट्रिक। और उन्होंने डेविड वार्नर का आउट किया, खुशदिल शाह को आउट किया, एंड देन वो 2 बेहतरीन यॉर्कर्स और आखिरी जो हसन अली को उन्होंने बोल्ड किया, इट वॉज क्लॉकिंग 150+ माइल। दूसरे मैच को इंटरेस्टिंग बनाया हैदराबाद किंग्समैन ने, जहाँ पे उस्मान खान ने PSL में अब 4थी सेंचुरी बना ली है। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। और वो बाबर और बाकी सबको पीछे छोड़ के PSL की हिस्ट्री में तो इस वक्त टॉप पे पहुंच गए हैं। द रियल क्वेश्चन इज़ कि यही उस्मान खान, इनका एवरेज जब वो इंटरनेशनल खेलते हैं तो वहाँ क्यों गिर जाता है। लेकिन उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई और 213 का मुश्किल हदफ वो भी पार कर लिया। और इसके साथ ही हैदराबाद, जो कि शुरू में हार रही थी, अब लगातार 4 मैचेस जीत गई है। आगे चल के ज़रूर हम अपने सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि क्या अब सिचुएशन बन रही है प्रोबेबल कि कौन सी टीम मजीद क्वालिफाई कर सकती है इन द प्लेऑफ्स एंड ऑल। लेकिन मूविंग टू द बिग स्टोरी, एंड दैट इज ईरान
और अमेरिका का मामला। और ईरान और अमेरिका के मामले में रोज़ाना एक नई पेशरफ्त आती है। द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑब्वियसली इज़ कि अब अमेरिका की तारीफ की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं इस्लामाबाद में, और वो भी इस जुम्मे को। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया दे दिया है, और दूसरा दौर आइंदा चंद दिनों में, मे बी ऑन द फ्राइडे, इसका इम्कान जाहिर तो किया है। दूसरी जानिब सूरत हाल इतनी सादा तो नज़र नहीं आती है, और सूरत हाल ऐसी है जैसे कि वाइट हाउस ये बयान कर रहा है कि जंगबंदी के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी है, दबाव भी बरकरार है। और सबसे मज़े की बात जो इस वक्त लेटेस्ट आई है, वो जो तर्जुमान है वाइट हाउस की, कैरन लेविट, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है जो काइनेटिक यानी कि जो एक्शन है, जो इस वक्त अब तक के हमले हैं, उनको तो हमने रोका हुआ है, बट इस वक्त ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है, जिसके मुताबिक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। और ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तो यही तो वो मसला है कि जिस पे ईरान इस वक्त डटा बैठा हुआ है कि आप ये ब्लॉकेड हटाएंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे। चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिदुल मशरक़ी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब अब ये तो रोज़े अयां की तरह रोशन हो गया है कि जनाब ये मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी हो गए हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई है कि दीज टॉक्स आर बियॉन्ड द न्यूक्स नाउ, दीज टॉक्स आर concentrated on स्टेट ऑफ हॉर्मोस एंड दैट्स इट। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि भाई अमेरिका की तरफ से हार्डलाइन स्टेटमेंट आना, और ये कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है, यही तो एक फड्डा पड़ा हुआ है। कहाँ जाता देख रहे हैं इस मामले को, इस पे कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही वो सबसे बड़ा इस वक़्त बोन ऑफ कंटेंशन है, यही वो इस वक़्त सबसे बड़ा मसला है जो कि अमेरिका को शायद समझ नहीं आ रहा कि ईरान ने जो पहले भी आपने हरमुज़ खोली, वो उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 3 दिन जाके तेहरान में बैठ के तेहरान की जो तमाम ग्रुप्स हैं, ख़ुसूसन पासदारान इनकलाब, और उनको सारों को एग्री किया कि आप आपने हरमुज़ खोल दें, ताकि ये कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो मुआशी तौर पर एक बहुत भूचाल आया हुआ है, उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जाए, और फिर आप टेबल टॉक्स पे आएंगे तो आपकी पोजीशन बेहतर होगी। बदकिस्मती से मैं हैरान हूं कि जो जो फैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि खुद ही आपने हरमुज़ बंद कर दी, और ईरान की नाकाबंदी के नाम के ऊपर एक्चुअली पूरी दुनिया की इस वक्त नाकाबंदी कर दी है, और उधर से अब ईरान ने भी आपने हरमुज़ बंद कर दी, तो उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उनका इम्कान बड़ा कम हो गया है जब तक कि ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती है। और इसको मुआशी नाकाबंदी का कह के उनको शायद वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार फिर मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जैसे जंग का आगाज़ जो है वो अमेरिका ने एक मिस कैलकुलेशन से किया, वो मिस कैलकुलेशन नेतन्याहू की वजह से हुई, वो मिस कैलकुलेशन उस फ़ॉल्स प्लानिंग की वजह से थी जो कि नेतन्याहू ने ट्रंप के आगे रखी कि जी आप 1 दिन में हमला करेंगे, 2 दिन बाद पूरे ईरान में बगावत हो जाएगी, तीसरे दिन ईरान के अंदर जनाब हम अहमद रज़ा पहलवी को ला के बिठा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, जो जितनी यूरेनियम है, जो कुछ एटमी असासे हैं वो डायरेक्ट अमेरिका कंट्रोल में ले लेगा। उसके बाद जनाब ईरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खाक में नारे लगेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बुनियादी बात ये है कि नेतन्याहू ने और इसराइल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को इस दलदल में फंसा दिया। आप ये इकोनॉमिक के नाम के ऊपर कि जी आप अब इनको क्या दिखाया गया है कि जी आप ईरान की अगर नाकाबंदी करेंगे तो वो ईरान वो जो आपने हरमुज़ से गुजरने वालों से पैसे ले रहा था, $2 मिलियन शिप ले रहा था, वो उनके पैसे रुक जाएंगे। दूसरी बात ये कि चूंकि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो मुसलसल प्रोडक्शन करते हैं, तो जब ईरान को स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, खाराक के जजीरे के अलावा वो कहीं स्टोर नहीं करेगा, तो उसके बाद जब वो फुल हो जाएगी स्टोरेज, तो फिर ईरान को प्रॉब्लम ये होगा कि उसके तेल के कुएं बंद होने लग जाएंगे स्टोरेज ना होने की वजह से। तो इकोनॉमिकली ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, जबकि ये अगेन मिस कैलकुलेशन है। ईरान ने कहा कि उसके पास और भी ज़राए हैं स्टोर करने के, ईरान ने कहा उसके पास और भी ज़राए हैं अपने शिप गुजारने के, और ईरान ने आज ये दावा भी किया है कि उसके शिप्स जो हैं वो ब्लॉकेड से निकल कर आगे जा चुके हैं, उनको और भी तरीके आते हैं जिसके तहत वो अमेरिकन नाकाबंदी तोड़ के अपने मकसद तक कामयाब भी हैं। ओके। आप ये सारी
सूरत हाल। फिर उसके बाद ये बात हो रही है कि जो ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, बजाय ये कि उनको साफ करने की बात की जाती, और जो वही बात है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक चोक हुई हुई है, तेल की प्राइसेस आप देख लें, आप आगे चल के फर्टिलाइजर की सप्लाई को देखें, उनको ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए कि अगर और 1 महीना या 15 दिन भी सप्लाई चेन का मसला रहा, तो जो आगे 6 माह बाद या 3 माह बाद जो फर्टिलाइजर की जहां जहां जरूरत है, वो अगर पूरी ना हुई तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान भी आ बहुत बड़ा, जाएगा। बिल्कुल ये ठीक है। सारी चीज़ें, बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ, डॉक्टर ये साहब, सारी चीज़ें इनको हाँ, डॉक्टर साहब, समझनी है। इफ आई मे, नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अभी जो लेटेस्ट बयान आया है वाइट हाउस से, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हार्डलाइनर्स और प्रैग्मैटिस्ट के दरमियान जो ईरान फंसा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप सदर ये चाहते हैं कि एक मुत्तफ़िका लीडरशिप वहाँ से निकल के आए और हम उससे बात करें। नाउ लुक हू सेइंग, बनाया हुँ, ये एक मामला जा बिल्कुल, रहा है कि क़ौम जो बिल्कुल, है वहाँ पे जो बिल्कुल। हार्डलाइनर्स हैं, वो मना कर रहे हैं तेहरान को कि जनाब आपने झुकना नहीं है। आई थिंक जी, जी, ऐसा नहीं बिल्कुल। है। और ये हुँ, दरारों की बात वो कर रहे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में बिल्कुल। राइट फ्रॉम देयर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ टू कल जो उनके नेवी के अफसर हैं फीलन, उनको जो है वो बर्खास्त कर चुके हैं। तो दरारें यस। कहाँ पड़ी हुई हैं, एंड इट्स नॉट, अगेन वही वाली बात है कि 2026 अप्रैल से अब तक इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, और ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, कोई वॉर स्ट्रैटेजिस्ट ही अगर बता सके, आपकी नेवी इस वक्त मौजूद है पानियों में, और उसको हम एक्टिव वॉर जोन ही कह लें ना, और उसमें एक्चुअली आप अपने इतने बड़े जो है वो नेवी अफसर को वहाँ से कमांडर को हटाते चेंज हैं। करते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल। समझ में चीज़ आती है कि दरारें कहाँ पे हैं और वो करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है। खुद अमेरिका को समझना होगा कि आर्मी जो है, देखिए पेंटागन के अंदर शदीद इख्तिलाफात हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए, और अमेरिकन फौजी अगर कोई ही भी ईरान के अंदर उतारे जाएंगे तो वो वन वे खुदकश मिशन होगा, जिसकी वजह से अमेरिकन आर्मी ने एक तरीके से इनकार किया, पेंटागन ने इनकार किया, उन्होंने आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये जो बहरी या नेवल ब्लॉकेट की गई है, ये भी एक अंदाज की बूट्स ऑन ग्राउंड तो है ना, चाहे यस। ऑन द सी हो, बूट्स ऑन द सी हो। अब बूट्स ऑन द सी में भी वही रिस्क है, वही डेंजरस है। अगर ईरान ने जंग छिड़की और ईरान इनके नेवल शिप्स को अटैक शुरू कर देता है, तो फिर एक बार अमेरिकन मेरीन्स की लाइफ के लॉसेस होंगे। अमेरिकन विल बी इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, बड़े बेबस खड़े होंगे पानियों के अंदर। इनको ये बार बार समझाया जा रहा है, जो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट है वो कहते हैं कि जिस तरह हमें अपने बड़े बड़े शिप वेसल्स वापस ले जाने पड़े, एयरक्राफ्ट वेसल्स, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे वो रदरफोर्ड हेनरी फोर्ड हो, इसी तरह हमें बड़ी बेबसी का सामना करना पड़ेगा अगर जंग शुरू होगी। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बार बार देखता हूँ कि अमेरिकन मिस कैलकुलेशन हो रही है, वो क्या है, वो अमेरिका अगर ये हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर की बात कर रहा है ना, तो हार्ड लाइनर्स का मौक़िफ़ वही है जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं कि जी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए एटलीस्ट मामलात को वहाँ नॉर्मलाइजेशन में या उस पॉइंट पे तो लाया जाए जो वॉर से पहले के थे। यानी आपने हरमुज़ खुली हो, तो अगर ईरान खोल रहा है और दूसरी तरफ से बंद है, तो ये तो कभी भी मुमकिन नहीं है कि कोई सॉफ्ट लाइनर भी आए। बिल्कुल जो बाकर कालिबॉफ हैं या मुज्तबा खामनाई हैं, वो थोड़े हार्ड लाइनर हैं। वो समझते हैं कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, हमने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, हम अमेरिका को मज़ीद थका सकते हैं। अमेरिका अगर जंग करना चाहता है तो हार्ड लाइनर इतने मजबूत पोज़ीशन में हैं कि वो मज़ीद जंग लड़ सकते हैं। हम्म। लेकिन वहीं पर जो सॉफ्ट लाइनर हैं, अपना अब्बास इराक़ची हो गए, मसूद पेज़ेश्कियान हो गए, वो भी ये बात समझते हैं कि हम घुटने टेकते हुए या इस इंप्रेशन से मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि दुनिया को या अमेरिका को ये मैसेज जाए कि हमने कोई कमज़ोरी दिखाई है। ईरान जो है वो बहरहाल वाज़ेह तौर पर बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ रहा है, जंग लड़ चुका है, पब्लिक इकट्ठी है, रेजिस्टेंस दिखा दी है, टफ टाइम से गुजर गए हैं, लीडरशिप की कुर्बानी दे दी है। इस सब के बाद भी अगर अमेरिका ये समझता है कि उसने ईरान को शिकस्त दे दी है, तो ये खामख्याली है, ये वो मिसकैलकुलेशन है जो ईरान को समझ नहीं आ रही है। मैं इसको बड़ा क्लियरली टू लाइनर में ये समझता हूँ कि ईरान को जितना आप दबाएंगे, ईरान उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ईरान के पास बड़ी रेजिलियंस है, पब्लिक साथ खड़ी है,
ईरान ने 43 इयर्स सैंक्शंस के बावजूद अगर इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ रिएक्ट कर लिया, इतना रिटेलिएट कर लिया, तो ये समझते हैं कि इस तरह ब्लॉकेड करके शायद अमेरिका कि जी ईरान घुटने टेकेगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, ईरान अमेरिका के अंदर शदीद रेजिस्टेंस है, अमेरिकन पब्लिक में सख्त परेशानी है, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो $3 पर गैलन तक बढ़ गए हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर वो जो मेक अमेरिका ग्रेट वाला नारा था, वो कहीं मेक इसराइल ग्रेट में कन्वर्ट होता नज़र आ गया है। वहीं पर अमेरिका के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है जो इसराइली लॉबी के साथ है, स्टीव विटकॉफ हो गए, जेरेड कुशनर हो गए, जो कि हर हालत में इसमें इसराइल का मौक़िफ़ और इसराइल की लॉबिंग कर रहे हैं। वो जंग को इसराइल के अंदाज में लड़ना चाहते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप है, जेडी वैंस है, उसके अंदर उसमें सेक्रेटरी दूसरे हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका के लिए सबसे पहला जो है वो अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, और फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, अगर पब्लिक को सैटिस्फाई ना किया गया, बदतरीन शिकस्त होगी अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी को, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप की सदारत भी खतरे में है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं इस वक्त, वो टेक्निकली प्रेसिडेंट इन वेटिंग होते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म खत्म होगी तो मैं अगली बार सदर बनूंगा। अब वो जो है उनकी सदारत भी खतरे में है, वो इसलिए सॉफ्ट एक इमेज के साथ आगे आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से कहा है कि अमेरिका जो है वो जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला है, नेतन्याहू का फैसला है, इन्होंने मिलकर की है। जेडी वैंस इज एंटी वॉर, और इसीलिए ईरान ने कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे तो हम चाहेंगे कि जेडी वैंस उसमें बैठे। देखें, हर मुल्क के अंदर हर जगह पर हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर का एक होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर तो भरपूर तफरीक है, पॉलिटिकल डिवाइड भी है इस फैसले के ऊपर, मिलिट्री डिवाइड भी है इस फैसले के ऊपर, और फाइनेंशियल डिवाइड भी है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिकन जो कंपनीज हैं, अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं, वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि किस अंदाज में आगे ऑयल मार्केट चलेगी, किस अंदाज में आगे स्टॉक मार्केट जाएंगी, किस अंदाज में आगे बिटकॉइन चलेगा। ये सारी चीजें, अमेरिका इज ऑन मोर ऑन द लूजिंग एंड देन ईरान। और जब हम ये देखते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर साहब के मुज़ाकराती जो लोग हैं वो हैं कौन? एक तरफ ईरान, बिल्कुल। आई मीन पीएचडी होल्डर्स, एक वसी तजर्बा रखे हुए, दूसरी तरफ कोई स्टेट एजेंट, कोई कोई प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन, बिल्कुल। एंड जो ये हेगसेथ साहब हैं, ये तो आई मीन ही वाज जस्ट व्हाट हाँ, फॉक्स न्यूज़ एंकर, आई मीन ओके, आई माई सेल्फ फील वेरी गुड व्हेन एन एंकर कम्स टू दिस लेवल कि वो फौज के अफसरों को भड़काना शुरू कर दे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है एक टीम का, वो कंपेयर टू द अदर टीम, वो इतना आई मीन मैं उसको चले कम ना कहूँ तो बिल्कुल सही। इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना अगलों का है। और ईरानियंस जो शराइत ला रहे हैं वो शराइत टफ नहीं है, वो उनके लिए, बिल्कुल ऐसा। अगर वो फ्रोजन एसेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए उनके पास एक तजर्बेकार टीम है। अगर वो न्यूज की बात बिल्कुल करते हैं तो ऐसा। उसके लिए उनके पास एक तजर्बेकार टीम है। हर एस्पेक्ट, हर पॉइंट के लिए एक तजर्बेकार टीम बैठी हुई है। ये भी तो एक फर्क डाल रहा है मुज़ाकरात में। व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली फैसल, देखिए, हमने जब मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ तो हमने उसमें देखा कि ईरान की जो टीम आई उसके साथ एक्सपर्ट्स आए हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, फ्रेमवर्क तय करने के लिए कि अगर इस पॉइंट पे हमारा एग्रीमेंट होता है तो ये मामलात आगे कैसे चलेंगे। चाहे फ्रोजन एसेट्स हों तो वो कैसे डिफ्रीज होंगे, ईरान पर पाबंदियां जो हैं, सैंक्शंस जो हैं वो हटाने की बात हो तो किस तरह स्टेजेस में हटाई जाएंगी कि सारा कुछ जो है वो स्मूथली हो जाए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हुई तो यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर उसके ऊपर जो तमाम जो उनके प्रोसेस हैं, तमाम जो उसकी सिस्टम है, वो एक-एक चीज़ जो है वो टीम के हेड्स को बाकर कालिबॉफ से लेके अब्बास इराक़ची तक फुल्ली ब्रीफ्ड थे, हाउ डज़ द प्रोसेस वर्क। बदकिस्मती से अमेरिकन्स को जो टीम है वो उनको एग्ज़ैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि यार यूरेनियम एनरिचमेंट होती क्या है, इसको किस तरह हैंडओवर प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं।
इसके अंदर जैसे ईरान ने कहा कि हम ये जो 60% हमने यूरेनियम एनरिच की है, हम इसको दोबारा से डाउनग्रेड कर सकते हैं और हम इसको 3% तक ला सकते हैं। और वो ये बात उनकी समझ से बाहर थी कि ये कैसे हो सकता है, एक चीज़ आपने ज़बरदस्त एनरिच कर ली, आप उसको दोबारा से उसकी जो एनरिचमेंट है वो कम करेंगे। लेकिन ये सारी रिसर्च के साथ वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। इसी तरह बार-बार ईरान एक बात कर रहा है, वो ये है कि देखिए आपने मुज़ाकरात जब अमान में किए थे तो आपकी शराइत नरम थी, आप चाहते थे सिर्फ हम यूरेनियम एनरिचमेंट कम करें लेकिन एटमी प्रोग्राम हमारा चलता रहे। आप ये चाहते थे जेसीबीओ का जो एग्रीमेंट है या यस, उसकी निगरानी में हो, हम उस पे भी एग्री थे। आपने कहा आईएईए की मॉनिटरिंग होगी और उसके ऊपर गारंटर होगा रशिया, हम उस पे भी एग्री थे। अब आप उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें माँग रहे हैं, या जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान जंग जीता हुआ है। तो जीते हुए से ज़्यादा डिमांड की जाती है या हारे हुए से? सो एब्सोल्युटली। ये अब वो मतलब कि सिनेरियो है यस, जो बिल्कुल आप अमेरिका ठीक को कह रहे हैं समझ। कि कौन इस वक्त अपर हैंड है किसका और किसका नहीं है, द होल वर्ल्ड नोज। डॉक्टर हामिद अल मशरक़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दोबारा भी इस अहम मौजू पर ज़हमत देंगे। पाकिस्तान का किरदार भी इस वक्त आलमी तवज्जो का एक बार फिर मरकज़ बना हुआ है, और बाज़गश तो यही है कि इस जुमे एक बार फिर मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद में हो रहे होंगे। वेल, इस पे हम मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। अभी एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। As we move closer to the end of this week, एक बार फिर पाकिस्तान का किरदार आलमी तवज्जो का मरकज़ बन के सामने आया है, और पल पल बदलती आलमी सूरत हाल के दरमियान कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ। इसमें जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। सिफारती सतह पर राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान न सिर्फ राब्ते तेज़ किए हैं बल्कि मुमकिन मुज़ाकरात के अगले मरहले को भी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर का पर्सन अब्सा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप पिछली बार भी उन मुज़ाकरात में मौजूद थी और होपफुली इस बार भी अगर जिना कन्वेंशन सेंटर में होता है तो वील बी कैचिंग यू लाइव फ्राम देयर। अब्सा, ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर दुनिया के सामने अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन पाकिस्तान के किरदार के हवाले से हम पिछले कई दिन से बात कर रहे हैं। अब एक बड़े मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि मुज़ाकरात का एक दौर तो हो गया, लेकिन दूसरे दौर से पहले बहुत सारे स्पॉयलर्स रहे, ख़ास तौर पे अमरीकी सदर के बयानात। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी एक ऑप्टिमिज़म और उम्मीद का मुज़ाहिरा किया, और दोनों अतराफ़ को, दोनों फ़रीक़ैन को मुसलसल कायल करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसले का हल हैं। और पूरी कोशिश नज़र आती है कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन, जिसको हम कह सकते हैं कि कोशिश की कि दोनों एस्केलेशन की तरफ अब ना जाएं, बल्कि अब मुज़ाकरात की बात पर ही कायम रहें। सो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करके दोनों को दोबारा कायल करने की कोशिश की जा रही है, बिलखुसूस ईरान को। सो इस पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रही है। अच्छा अफसर, जैसे कि कहा भी जा रहा है, ट्रंप ने भी कह दिया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा, तो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बताइए। देखिए, इस्लामाबाद में सिग्निफिकेंस यही होगी कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाता है, इस्लामाबाद एकॉर्ड या इस्लामाबाद अग्रीमेंट के नाम से, तो यकीनी तौर पे तारीख़ में याद रखा जाएगा। और इसमें फिर पाकिस्तान का जो किरदार और भरपूर कोशिशें थीं, जिसको ये देखा जा रहा था कि दुनिया एक और जंग अज़ीम की तरफ जा रही है, उसको रोकना, मामलात को काम डाउन करना, दोनों मुल्कों को दहाइयों के बाद एक साथ बिठाना ईरान और अमरीका को, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान की कामयाबियों में शुमार हो चुकी हैं। इसके बाद अगर अग्रीमेंट भी हो जाता है और उसको साइन करने के लिए सदर ट्रंप, क्योंकि वो ख़ुद इस इम्कान को इजहार कर चुके हैं कि मैं आ सकता हूँ अग्रीमेंट साइन करने के लिए, दूसरी तरफ से ईरान की भी अगर सदर आते हैं, ये तमाम ऑब्वियसली अभी हमारी विशफुल थिंकिंग ही है, क्योंकि अमन के क़याम के हवाले से सब लोग ख्वाहिश रखते हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट होगा इस्लामाबाद की तारीख़ का, और दुनिया इसको याद रखेगी। तो पाकिस्तान के लिए सिफारती तौर पे भी, पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज जिसके हवाले से हम साल साल से बात करते थे, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में जाएंगी। ओके, अच्छा अब्सा, ये बताइए कि यस, हमारा शुरू से ही आई वाज द वन जो क्वेश्चनिंग दिस, कि पाकिस्तान इज़ ऑन अ टाइट रोप, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है।
सो आपने कैसे देखा है अब तक की पाकिस्तान की इस बैलेंसिंग एक्ट को, और क्योंकि दोनों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं? देखिए, तवाज़ुन तो रखना होगा पाकिस्तान को अपने सालिसी के किरदार के हवाले से। अभी तक तो ऑल आउट जाके पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन के साथ एक बड़ा बैलेंस्ड किस्म का अपना ताल्लुक़ दिखाया। एक्स्ट्रॉर्डनरी ताल्लुक़ भी है दोनों ममालिक के साथ, और दोनों के साथ ही बहुत ही एक बैलेंस्ड भी इस ताल्लुक़ को रखा है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ईरान में बहुत ग्रीवेंसेस पाए जाते हैं, उनको बड़ा शिकवा है अमरीकी सदर के रवैये के हवाले से, जो उनके बयानात हैं उसको लेकर, और पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर ईरान बहुत एतमाद भी करता है। तो इस बारे में बहुत मोहतात रहना होगा कि ईरान का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर कायम रहे, क्योंकि ईरान की बहुत ज़्यादा बद एतमादी है अमरीका के साथ, और अमरीका की किसी बात के ऊपर वो अभी यकीन करने को तैयार नहीं है। वो मुज़ाकरात के पहले दौर में भी पाकिस्तान की वजह से आए और दूसरे दौर में भी पाकिस्तान की वजह से आएंगे। चीन भी भरपूर कोशिशें कर रहा है इस हवाले से, और दीगर ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व रहे। लेकिन बारहा दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ही वाहिद सालिस, और हम अपने अल्फाज में कह सकते हैं गारंटर रहा है। तो यकीनन पाकिस्तान को ये देखना होगा कि सदर ट्रंप के बयानात की ज़मानत नहीं ली जा सकती, तो किस हद तक वो ईरान को अब आगे कायल करने में ट्रंप की ज़मानत दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत मोहतात अंदाज में आगे लेकर चलना होगा। एब्सोल्युटली अफसर, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बड़ी अच्छी कोशिशें रही हैं पाकिस्तान की, बट यू नो क्या हम कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करें दिस टाइम राउंड? देखिए, अभी तक तो हमारे सामने ईरान के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे ऐसा लगता है कि वो जब तक अमरीकी सदर अपना नेवल ब्लॉकेड का जो फ़ैसला है, नाकाबंदी, बहरी नाकाबंदी का, उसको वापस नहीं लेते, तो ईरान मुज़ाकरात में आने की हामी नहीं भरेगा। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि बिहाइंड द क्लोज डोर्स जिस किस्म के रवाबित ईरान के साथ राब्ते किए जा रहे हैं अमरीका के साथ, तो हो सकता है ऐसी कोई ज़मानत दी जाए जिसके बाद ईरान आने पर राज़ी हो जाए। लेकिन यही बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जब अमरीकी सदर ने अनाउंस कर दिया था कि उनका वफ्द पाकिस्तान आएगा, जिसकी सदारत अमरीकी नायब सदर कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये बातें तय हो गई थी। ईरान से एक तरह से एक गो अहेड मिल गया था पाकिस्तान को कि वो मुज़ाकरात में आएंगे। लेकिन फिर हर लम्हा बलम्हा जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहे, और बिलखसूस बुनियादी नुकता यही रहा कि नेवल ब्लॉकेड जारी रहा। सो इसको ईरानी जो है वो सीज़ फायर की वायलेशन कह रहे हैं कि अब सीज़ फायर के ऊपर दोनों तरफ से अमल दरामद किया जाएगा, बिलखसूस अमरीका की तरफ से इसके ऊपर मुनहसर होगा। तो पाकिस्तान तो जितनी भरपूर कोशिश कर सकता है उनकी तरफ से की जा रही है। ऑलराइट, कोमल आप हमारे साथ मौजूद थी और अपने तज़िये से हमें आगाह कर रही थी। यकीनन ये जंगबंदी होती है तो पूरी दुनिया पे तो एक तरफ असर होगा ही, लेकिन पाकिस्तान पे इस पर बहुत अच्छे असरात होंगे, हो भी रहे हैं। वेल, एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करने की कोशिश ये करेंगे कि इस सारे मामले में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो क्या है? कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो क्या हुआ है? अब देखिए, आलमी कशीदगी है और आबना हरमुज़ की बंदिश है। ऐसे में पाकिस्तान की बंदरगाहों पे जो सरगर्मी बढ़ी है, और ये सरगर्मी ज़्यादातर ट्रांसशिपमेंट की वजह से हुई है। अब ट्रांसशिपमेंट क्या है, इसको सीधा सीधी ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह कनेक्टिंग रूट्स होते हैं एक फ़्लाइट के, और आपको एक एयरपोर्ट पर रुकना होता है और उसके बाद वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेके बाहर चले जाते हैं दूसरे अपनी डेस्टिनेशन पे। इसी तरह कराची पोर्ट जो है, ना सिर्फ कराची पोर्ट बल्कि हमने तो देखा कि जो गवादर पोर्ट था वहाँ पे भी 2 वेसल्स आए, हालांकि वो देवर नॉट देयर फॉर द ट्रांसशिपमेंट। लेकिन कराची पोर्ट पे इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त गहमा गहमी है ट्रांसशिपमेंट की। कार्गो यहाँ आता है और उसके बाद दूसरे वेसल में डाला जाता है और फिर अपनी डेस्टिनेशन की जानिब लेके जाया जाता है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को, और हम इसको लॉन्ग टर्म कैसे बना सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद राजपर साहब, आप पाकिस्तान शिपमेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। राजपर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजपर साहब, ईरान अमेरिका कशीदगी हो गई, आपदा हरमुज़ बंद होने से कराची पोर्ट्स पर जो ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ है, ये कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या पाकिस्तान मुस्तकिल ट्रांसशिपमेंट हब बनने की सलाहियत रखता है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है, उसकी 2-3 वजूहात है। नंबर 1, हम ऑलरेडी कंटेनराइज्ड कार्गो को 1990s से हैंडल कर रहे हैं, और इस वक्त हम सालाना
करीब 3.8 मिलियन TEUs यानी कि 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैंडल कर रहे हैं, और हमारी जो कैपेसिटी है वो 6 मिलियन TEUs की है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त भी 2.2 मिलियन TEUs इजाफी कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास 4 कंटेनर टर्मिनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और चारों बहुत ही जदीद हैं, उनकी इक्विपमेंट बहुत अच्छी है, और हमारे पोर्ट्स के अंदर भी कैपेसिटी है जहाज़ों को लाने ले जाने की बहुत आसानी से। अभी भी इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक बात बताऊं, जो ये रश आया कार्गो का, उसकी वजह से कोई वेटिंग नहीं हुई, जी। कोई कंजेस्शन नहीं हुई। जहाज जब भी आना चाह रहा था, पोर्ट उसको अंदर लाता था, टर्मिनल उसको डिस्चार्ज करता था और जहाज को फारिग करता था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बैनुल-अक़वामी मार्ग के टर्मिनल्स मौजूद थे भी और कमोबेश 2.5 मिलियन इजाफी कंटेनर्स को हैंडल करने की सलाहियत भी इससे पहले थी। हम पहले ये काम क्यों नहीं कर रहे थे राजपर साहब? पहले हमारे पोर्ट्स पे इतना ट्रैफिक क्यों नहीं आया? उसकी भी 2-3 वजूहत थी। सबसे पहले हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो दुरुस्त नहीं था। ट्रांसशिपमेंट कार्गो को हैंडल करने के लिए आपको लीस्ट इंटरफेरेंस चाहिए, लीस्ट रेगुलेशन चाहिए। हमारी जो पॉलिसी थी उसके अंदर हर किस्म की इंस्पेक्शन मौजूद थी, हर किस्म की डिक्लेरेशन मौजूद थी, हर किस्म की पोटेंशियल इंटरफेरेंस हमारे अथॉरिटीज के तरफ से मौजूद थी। तो उन सब रुकावटों को, उन सब ऑब्स्टिकल्स को निकालना बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी है आपको बता के कि जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन, जिसको मैं चेयर करता हूँ, हमने जितने भी तजावीज़ दिए हुकूमत पाकिस्तान को कि इस ट्रांसशिपमेंट को वेलकम करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, वो सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर तब्दीलियां हुकूमत ने शामिल कर दी। तो ये तो सबसे नाइस। पहले रेगुलेटरी रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि हमारे पोर्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो उस पे भी मिनिस्ट्री ने काम किया और केपीटी ने कम से कम कुछ हैवी डिस्काउंट्स ऐलान किए हैं ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए। और तीसरा, आपको पता है गल्फ कंट्रीज के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी थी, सेफ्टी थी, परसेप्शन था, ऑलराइट वो लोग राजपर साहब, ये तो मार्केटिंग उनकी इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। अच्छा, हालिया जंग के तनाजुर में हमने पॉलिसियाँ नरम कर दी हैं और ट्रांसशिपमेंट्स में इजाफा तो कर दिया है, तो जो सजेशन हुकूमत ने आपकी सुनी है इस पर अमल भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे मुस्तकबिल में भी ट्रांसशिपमेंट इसी तरीके से हम बढ़ाएं या फिर तरीक़ाकार कोई और अपनाएं? मेरा ख्याल है ये अभी सफिशिएंट है जो हमने किया है, और थोड़ा सा उसको मैं आपको डिटेल भी समझा दूं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। कि जैसे जो पुराना रेजीम था उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट कार्गो सिर्फ पोर्ट के अंदर रह सकता था। अब जो पॉलिसी बनी है वो ऑफ डॉक भी जा सकता है। तो आपके पोर्ट्स की जो अवेलेबल स्पेस है ना, वो बहुत कीमती है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ट्रांसशिपमेंट को ऑफ डॉक ले जाने का सहूलत दिया गया है। सेकेंडली, या पहले रूल था कि 100% स्कैनिंग होगी। अब आप भी समझ सकते हैं, एक जहाज अगर 5-6 हजार कंटेनर लेके आता है तो उसको स्कैन करते करते ही एक हफ्ता निकल जाएगा। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने 30% की सीलिंग लगाई है, और वो भी एक सीलिंग इस तरह है कि उसके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो जो हाई रिस्क कार्गो होगा सिर्फ उसको वो स्कैन ओके। किया जाएगा। अच्छा और सर, अब बहरी तिजारत में ज़्यादातर जो कंटेनर शिप का जिक्र होता है ना, वो बल्क करियर या लिक्विड एंड गैस कार्गो उतनी अहमियत के इसमें हामिल भी हैं, जैसे कि एलपीजी वगैरह। अब हमारी पोर्ट्स जो है इस हवाले से कितनी केपेबल है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें हर किस्म के कार्गो को अब कवर किया गया है, चाहे वो बल्क हो, ब्रेक बल्क हो, रोरो हो, लिक्विड हो। तो नाउ परमिशन हर चीज की है। जाहिर है बल्क के लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज हमें ऑयल के लिए खास तौर पे या गैस के लिए बनानी पड़ेगी। वो एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म है। मिनिस्ट्री इस पे सोच रही है कि एनर्जी सिटी बनाने का, जहाँ पे लोग अपना ओके, हॉर्मुज से बाहर लाके बिल्कुल माल ठीक है राजपर स्टोर साहब, वक्त की करें, कमी है, बट और फिर आखिर में जब मैं कोई आपसे ये सेल ज़रूर जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस सारे मामले में किस तरह का रोल प्ले किया? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो हुकूमत की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मिनिस्टर साहब हैं जुनैद अनवर चौधरी, वो हर सजेशन को बहुत सीरियसली सुनते हैं, लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और कस्टम्स की लीडरशिप भी माशाल्लाह, जो मेंबर कस्टम्स है और चीफ कलेक्टर हैं, बहुत ताउन किया है उन्होंने हमारे एसोसिएशन के साथ इस प्रोसेस में ट्रांसशिपमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके राजपर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। जनाब, हम फौरन से एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कल क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत अच्छा दिन था पाकिस्तान के, क्योंकि मुझ जैसे और आप जैसे वो लोग जो ये सवाल करते रहे हैं कि कहाँ गई पाकिस्तान की पेस बैटरी, तो कल पेशावर ज़ल्मी के अली रज़ा ने बताया है कि यहाँ है पेस बैटरी पाकिस्तान की। इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और हैट्रिक की कल अली रज़ा ने और अपने नाक़दीन को भी जवाब दिया है। और इसी के साथ एन बिशप ने भी ट्वीट किया कि भाई पीसीबी इनका ख्याल रखें, ये लड़का बहुत ही ज़बरदस्त है। कल मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का वर्सेस कराची किंग्स। बाय द वे इट वाज अ डबल हेडर यस्टरडे। पेशावर ज़ल्मी ने पहले कराची किंग्स को हराया और हैदराबाद तो कमाल कर ही रहा है और उस्मान खान ने सेंचुरी मारी है। बट यू नो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ कि अगर हम अपने पेसर्स का ख्याल रखें तो कोई वो दिन दूर नहीं कि जब एक बार फिर पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है वो एक बार फिर डिस्कशन में हो। ज़बरदस्त पीएसएल की तारीख के कम उम्र तरीन वाले बॉलर अली रज़ा बन गए हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो शुरुआत में ही झटका दिया था कराची किंग्स को जब वार्नर को बोल्ड किया था। एंड इफ यू हैव द फुटेज वी विल प्ले। डेविड वार्नर को उन्होंने आउट किया। इट वाज सबलाइम, बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड था ये, आउटस्टैंडिंग, अ फास्ट बॉलर्स ड्रीम। उसके बाद कराची किंग्स ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी, दे यू गो, वाह वाह, कैन वी प्ले द साउंड्स। और उसके बाद चलिए ये तो कराची किंग्स की यके बाद दीगरे फिर बाद में विकेट गिरी, लेकिन अली रज़ा ने फिर अपने आखिरी ओवर में आके जो हैट्रिक की है वो बड़ी काबिल दीद थी। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीता। ज़ल्मी के मैच जीतने के साथ ही एक बार फिर बाबर ने नाक़दीन को जवाब दिया कि मैं बैट्समैन भी अच्छा, मैं कैप्टन भी अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पीएसएल तो लो लेवल की लीग हो गई है। और इसी के साथ फिर उस्मान खान ने शाम में सेंचुरी मार। देयर यू गो, दिस वाज द ओवर दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अली रज़ा ने पहले रन आउट किया, आखिरी ओवर में 4 विकेटें आई हैं। इसके बाद खुशदिल शाह को उन्होंने हिट विकेट किया। नाउ दिस इज अनदर एम्बैरसमेंट फॉर अ बैट्समैन कि आप इतने बॉलर से डरे हुए हैं कि आप बिल्कुल डीप डाउन द क्रीज खेल रहे हैं और अपनी एडी से आपने विकेट हिला दिए। ये थी हैट्रिक की पहली विकेट। इसके बाद दिस वाज सबलाइम, वाह, शाहिद अजीज को उन्होंने बोल्ड मारा है। और द लास्ट वन हसन अली को, दिस वाज बाय द वे नियर 150 प्लस। अली रज़ा, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। इसके साथ ही कराची किंग्स ये मैच हार गया। फिर उसके बाद शाम में बारी आई उस्मान खान की और उस्मान खान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चेस किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, जब स्टीवन स्मिथ ने और साहबजादा फरहान ने एक 213 का स्कोर खड़ा किया था इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि 213 को हैदराबाद क्या ही चेस कर लेगा, लेकिन हैदराबाद ने जो कमबैक किया है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और 214 का स्कोर जो है उस्मान खान की ज़बरदस्त सेंचुरी की बदौलत उन्होंने हासिल किया। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं, लेट्स गो टू आवर क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिफोर टॉकिंग अबाउट अली रज़ा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सारी सेंचुरीज जो अभी तक बनी है पीएसएल में, उसमें से सबसे बेहतर सेंचुरी ये है उस्मान खान की, इसलिए क्योंकि उस्मान खान ने ओपनिंग स्लॉट पे नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर स्लॉट पे आके सेंचुरी की है, मैच जितवाया है। योर कमेंट्स ऑन इट प्लीज। देखिए, कल 213 का टारगेट एक बड़ा टारगेट था मुल्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि ना उनकी बॉलिंग प्लान ने काम किया, ना उनकी स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें, पेस बैटरी की बात करें, तो उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करना क्या है। उस्मान खान जिस तरीके से कल आपका उनके ऊपर पहले ही प्रेशर बहुत ज्यादा था, जब वर्ल्ड कप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, हैदराबाद के लिए परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, क्योंकि जब अर्ली ब्रेक थ्रू हुआ साइम अयूब का कंसिस्टेंटली तो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मुझे लगा कि अब मुश्किल होगी, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट ने उनको ज्यादा लेट डाउन किया कल। मुल्तान ने इन द मिडल ओवर्स आप कंटेन नहीं कर सके रन्स, कोई प्रेशर ऐसा सच अर्ली विकेट्स लेने के बाद भी आप नहीं डाल सके। फिर आपके पास कोई प्लान नहीं था उस्मान खान को आउट करने का। वो आपको याद हो पहले एक स्निक हुआ था, स्निकोमीटर पे भी आया, लेकिन लोगों ने रिव्यू नहीं लिया, वो बड़ा एक ब्लंडर था यहाँ पर, बल्कि उस लड़के की हैट्रिक भी हो जाती। लेकिन कल जो सबसे लगी वो था कि जो गेम प्लान के साथ उस्मान खान चले, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ज्यादा उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि लूज बॉल्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर मुल्तान सुल्तान ने डिलीवर किए हैं। लेकिन जब आप पूरे ओवरऑल मैच की बात करते हैं तो अप्रिशिएट आपको खाली उस्मान नहीं, आपको लेबुशेने को भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो एक होता है ना रोटेशनल पॉलिसी के ऊपर उन्हें ज्यादा नजर रखी हुई थी कि वो रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक अपना ज्यादा उस्मान खान को, वो कोशिश कर रहे थे कि स्ट्राइक को अपना ले सकें। फिर आके इरफान खान न्याजी, मुझे याद है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती थी कि इरफान कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक जबरदस्त प्रोस्पेक्ट था 6-7वें नंबर पे ओडीआई क्रिकेट में, उन्होंने आके बताया। फिर उसके बाद आप दूसरे प्लेयर की बात करें जो अंडर 19 के खुद भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, अब जाके यूएस में खेलते हैं, तो दैट शोज के पूरा एक अपना मिक्स एंड मैच, एक जो उनसे हैदराबाद की कल आपको टीम नजर आई
और यही चीज चाहिए थी, क्योंकि हैदराबाद एक वाइड टीम है। जब आई तो हमने भी कहा कि डोले दिखा के तो आप टूर्नामेंट नहीं जीतते जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म ना करे। शायद उनको सिर्फ एक स्टार्ट चाहिए था अपनी टीम को जेल अप करने के लिए, और उनको एक बड़ा जबरदस्त मिल चुका हुआ है। बैक टू बैक विंस हैं इस वक्त। लाहौर कलंदर नीचे हो चुका हुआ है, हैदराबाद चौथे नंबर पर है। तो ये एक जो 19.3 ओवर्स के अंदर इन्होंने चेज भी किया, उसका ऑब्वियसली वो प्लस पॉइंट भी आपको मार्जिन में आपको पता मिलता है। तो बड़ा अच्छा इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में आपको हैदराबाद नजर आ रही है। लेकिन दिस वाज द मैच टू वॉच, और अनफॉर्चुनेट फिर मैं कहूंगा कि कप्तानी, वरना ये मैच ऐसा था कि शायद क्राउड मिस ना करना चाहे। अरे सर, क्राउड तो उस वक्त भी मिस नहीं करता जो हैट्रिक हुई है। खैर उस पर मैं मजीद भी बात करूंगा यार, मुझे उसमें बहुत सारी बात करनी, बट जस्ट वन थिंग अबाउट दिस मैच। देखें, जिद जो है ना वो कहीं भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और मानस लबिशेन की एक जिद थी कि वो नीचे आ रहे थे और उन्होंने उसको चेंज किया, वो ओपन आए। जब से वो ओपन आए हैं तब से हैदराबाद की किस्मत बदल गई है। एक जिद है हमारे रिजवान की कि मैं तो होंडाइल ऐसा, मैं ओपनर आऊँगा, इससे बढ़ के नहीं आऊँगा। हमारे प्लेयर्स के लिए सीखने के लिए बहुत मार्जिन है इस पीएसएल में। देयर इज़ अ ह्यूज ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट ओवर है। फिर मोइन अली जैसे लोग हैं, बहुत सारे, एशन टर्नर, बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं कि जिनसे हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि जी नहीं, अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो लेट्स मॉडिफाई। हम मॉडिफाई करने के लिए तैयार नहीं होते बॉस। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे पिंडी की जब आप बात करते हैं तो पिंडी का इस वक्त सबसे बड़ा डग आउट है एज कम्पेयर टू कितनी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की बात करते हैं। वो लोग मौजूद हैं जो कि बेस्ट मेंटोर्स भी हैं, लेकिन फिर समझ आती है जब आप पिंडी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब तक इन्होंने लगभग 21 से 22 प्लेयर्स यूज जी किए जी हैं इस जी पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। दैट शोज कि आपका स्क्वाड डेवलप ही नहीं हुआ था। आपको जो इंस्ट्रक्शंस बाहर से आ रही हैं वो कितनी क्लैरिटी में, इस सेंस में कह रहा हूं कि जब इतने बड़े दिमाग बैठे हो ना एक डग आउट के अंदर, तो मुझे भी और चाहे कप्तान उसको समझ में नहीं आती मैं सुनूं किसकी। हुज द वन टू मेंटोर अस और हुज द वन टू गाइड अस, क्योंकि कॉटनी वॉश एक बहुत बड़ा नाम है, जस्टिन कैम्प, इंजमाम भाई बैठे हैं, राशिद भाई बैठे हुए हैं। अगर आप सपोर्टिंग स्टाफ की बात करें तो पैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैठा है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कब से काम कर रहा है। जी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक चीज जो मुझे पिंडी की तरफ नजर आई थी कि सिर्फ एक या दो मैचेस के अंदर मैंने जस्टिन कैम्प को बात करते हुए देखा, जो कि जब 10 ओवर्स के बाद आपको पता है ब्रेक आती है, जब अब स्ट्रैटेजी टाइम होता है, उसके अंदर आके बात करते हुए, वेरस मैंने उनको नहीं देखा क्या सच कोई ज्यादा एंगेज होते हैं। मैंने इसलिए कहा ना, क्लैरिटी क्या है, कौन रावलपिंडी टीम की जिम्मेदारी ले रहा है, जिसने डग आउट को लेके चलना है। ओके। रिजवान की आपने बात की, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं कहता हूं ही इज वन ऑफ दी बेस्ट अपना ओडीआई विकेट कीपर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। लेकिन जो उनका डाउनफॉल हुआ है, 13 से 14 मैचेस लगातार वो हारे हैं। पीएसएल पिछला भी देख लें, अब की बात भी कर लें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त ये पीएसएल स्टार्ट हुआ था, आपको याद एक इंटरव्यू था जिसमें बाबर वर्सेस रिजवान का जब मैच हुआ था, जो 200 प्लस इन्होंने करीब करीब जाके स्कोर भी किया था, उन्होंने कहा जी हम ओपन ही करेंगे। तब बाबर की फॉर्म नहीं लगी थी। मैंने कहा था कि शायद गलत होगा, अगर नहीं कर सकते तो आपको रेप्लिकेट अपने आपको जो सा थोड़ा बहुत रिलोकेट करके आपको नीचे खेलना पड़ना है। सेम विद रिजवान था कि अगर आप नहीं परफॉर्म करें 2 मैचेस के अंदर, आपके पास अब्दुल्ला बहुत अच्छा ओपनर बैठा हुआ है। शाजिब की बात करूं, वो बेंच पे बैठा हुआ अंडर 19 का लड़का जो बहुत तगड़ा है, उसको अभी तक इन लोगों ने उसको भी चांस ही नहीं मौका नहीं दिया दिया, हुआ। बिल्कुल। आप सैम बिलिंग्स की बात करते हैं, सैम बिलिंग्स आपको याद हो लाहौर कलंदर के लिए वो ओपन भी करता रहा है T10 टूर्नामेंट के अंदर, और ओके। कुछ काउंटी तो फिर सीरीज मैं, भी आप हाँ, देखें उसने ओपन बिल्कुल भी ठीक है। किया। तो इस पे तो देखना पड़ेगा पिनीज को। वेल, पिनीज की बात हम बाद में करेंगे। नाउ कमिंग टू माय फेवरेट टॉपिक, द फास्ट बॉलर्स एंड अली रजा। सर, व्हाट अ कमेंडेबल टैलेंट। मुझे एन बिशप का पुराना ट्वीट भी याद है, और कल एन बिशप ने एक और ट्वीट किया है और एक बार फिर दरखास्त की है पाकिस्तान के क्रिकेट के देख रेख करने वालों से, यार इस लड़के का ख्याल रखें। बीच में एक लल पीरियड आया है ज़रूर अली रज़ा का। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने फिर इसको अंडर 19 खिला दिया, इसको तो सीधा आपको फास्ट ट्रैक करना चाहिए था एंड ऑल। लेकिन कल की हैट्रिक ने मुझे वो वाला शाहीन शाह अफरीदी की हैट्रिक याद दिलाई जो उन्होंने दुबई में की थी। एंड देन व्हाट हैपेंड विद शाहीन शाह अफरीदी वी ऑल नो। सर, कैसा प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है इस लड़के का बहुत ख्याल रखना? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। प्रोग्राम से पहले भी जब आप बात कर रहे थे कि बहुत अरसे के बाद, मैं कहता हूं पाकिस्तान, इस खास करके मैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, कि आपको ऐसा एक पेस सेंसेशन वापस नजर आया यंग बैटरी के अंदर। जब वो कहते हैं ना ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पेस बैटरी थी वो थोड़ा डिक्लाइन इस पाकिस्तान सुपर लीग में आपको जरूर नजर आया एज कम्पेयर टू पिछले लीग की बात कर रहा हूँ। आपको याद हो जिशान भी एक लड़का था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो अनफॉर्चुनेटली अब इंजर्ड वापदा हो से गया खेल पिछले रहे सीजन, आज तक आपको नजर नहीं आया। अली रजा एक क्योंकि इस वक्त मैं कहता हूं उसके पास कुछ एक्सपीरियंस आ चुका हुआ है। आपको याद है इससे पहले उसने 4डे भी खेला सियालकोट रीजन के लिए, जी जी जी। फाइनल जितवाया था, उसमें इसका मैच विनिंग स्पेल था।
इससे पहले आपको याद हो जिस वक़्त इसको एक बीस्ट कहते हैं, सूर्यवंशी की बात करें जो कि आपको ओहो, पता है उसको आईपीएल में तो भी ये स्कोर कर तेल रहा में है, फ्राई करके भी नहीं, उसका भी ऐसे ही उन्होंने रोस्ट ही करके खा अपना जाते हैं। उसको भी इसको स्ट्रक किया था। ऑस्ट्रेलिया जो आई गेस सेमीफाइनल था हमारा अंडर 19 का, उसके अंदर भी इसने आके ही स्पेल अपना ब्रेक थ्रू लिए थे, 3 से 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। जब एक ऐसा बॉलर होता है ना तो उसको साइकोलॉजिकली उसको सँभालना भी थोड़ा-सा एक चैलेंज ज़रूर होता है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब अंडर 19 अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसके अंदर भी या अंडर 19 एशिया कप की बात करूं तो सरफराज भाई वगैरह डगआउट्स के अंदर बैठे थे, बड़े नाम बैठे हुए थे। वहां पर भी एक चीज मैंने देखी थी अली रजा की, ही इज गॉट पेस, लेकिन जिस वक्त ये रन्स लीक करने पे आता है तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, हाँ, क्योंकि इसको वो जो फील्ड प्लेसमेंट होती है, क्योंकि जब ऐसा एक बॉलर आता है ना जिसने इतनी क्रिकेट खेली तो डेफिनेटली उसका एक ऑरा भी होता है। जब वंडर की यार मैंने इतनी क्रिकेट खेली एज कम्पेयर टू इन लड़कों की जो कि इस वक्त अंडर 19 में खेल रहे सही हैं, है। ये लड़के को फास्ट ट्रैक करना, मैं खुद आज क्योंकि मुझे याद है इयन बिशॉप ने अंडर 19 में भी इसके बारे में बात की थी। फास्ट ट्रैक आपकी बात ठीक है, फेसबुक पे लोग स्टार्ट हो जी आज ही पाकिस्तान टीम में उठा के डाल दो, आप ज्यादती करोगे। फास्ट ट्रैक इतना ना करो, इतना कम से कम करो कि एटलीस्ट इसको जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक। है वो पाकिस्तान शाहीन्स के कम से कम 1-2 टूर्स तो लगवाओ ना, ताकि अपने आप को वो उस इस वक्त इसने सियालकोट रीजन के लिए जब आउट किए थे तो लोगों ने स्टार्ट कर दी एक बात करनी कि ही इज वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट फास्ट बॉलर अपकमिंग फॉर पाकिस्तान। वो बढ़िया। 17-18 साल का लड़का है। ये जो टैग लगा देते हैं ना हम लोग, उसके पहले ही उसके ऊपर एक प्रेशर बना देते हैं दिमाग के ऊपर कि भाईजान तू आने वाले का टेस्ट क्रिकेट का सबसे ग्रेट फास्ट बॉलर है, हम भी ज्यादती कर जाते हैं। मैंने फिर कहा कि आपको देखना है भी, इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। हमने पहले भी गलतियां माजी में की हैं कि हमने उठा उठा के कैप्स फेंकी हैं, 2-3 परफॉर्मेंसेस में जाओ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लो, आपके मुझे सामने बहुत अच्छी तरह सूरत हाल याद क्या है, है। इज अ वेरी मूसा गुड खान प्रोस्पेक्ट। एंड द कंपनी, बहुत अच्छी तरह याद है सर। होप करते हैं कि पाकिस्तान इस पेसर का ख्याल रखे। अच्छा, एक नाखुशगवार खबर कल आई है सर, उस पर आपसे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। मोहम्मद नवाज, डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आया ना। द थिंग इज, जो क्लेरिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत है वो ये कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग नहीं है, बट यू नो देयर इज समथिंग एल्स, मेरे ख्याल से, जो कि वो प्रेस रिलीज में भी आया है कि दिस इज़ नॉट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, लेकिन कोई कोई और चीज़ है मे बी, क्योंकि वर्ल्ड कप में हुआ है तो कोई, क्योंकि यासिर शाह का भी एक सीन हुआ था, आपको याद है, वो ब्लड प्रेशर की दवा थी, 3 महीने के लिए इनका बैन आया था। क्या इनसाइट है इस खबर की सर, ज़रा बताएं। अनफॉर्चुनेट एक दो दफा हम भी इस चीज से गुजरे हैं। मसला इसका होता है कि आई नो डेफिनेटली आपको पता होता है कि मेडिकल पैनल साथ है कि क्या मेडिसिन लेनी है क्या नहीं लेनी, लेकिन मेरी बात समझने वाली ये है कि कभी कभार ऐसे मामलात होते हैं जिसमें अगर बहुत ज्यादा शीत पेन आपको होती है एंड यू नीड अ मेडिसिन, और आपको वो मेडिसिन का रेप्लिकेट मिलता है, वो मेडिसिन नहीं मिल रही होती, अगर आप उसको यूज करते हो, उसके अंदर कोई चीज अगर खुदा न खास्ता निकल भी आती है, ऑब्वियसली मेडिकल टर्म्स हैं जिसको शायद मैं ना इतना ज्यादा ब्रीफली समझा सकूं, तो वो जरूरी नहीं कि उसने, क्योंकि लोग इसको जोड़ें कि शायद उसने कोई एज सच कोई नशावर चीज है या कुछ है, क्योंकि जितना नवाज को मैंने जानता हूं या आपने भी जी 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 देखा जी हुआ, जी। आज तक इससे उनका कैरियर बड़ा पाक रहा है। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों के अंदर वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे। ये जो मामला होता है जब डोप टेस्ट की बात करते हो तो ज्यादातर ये होता है कि जब प्लेयर ऑन द गिवन डे वो अपनी एनर्जी से ज्यादा दे रहा हो, तो प्लेयर्स जो पीछे अपना जो डोप टेस्ट टीम बैठी होती है, मैच रेफरीज होते हैं, उनको जेन में होता है कि यार इनमें से 1-2 प्लेयर्स का टेस्ट कर रहे हैं तो नवाज का चलो टेस्ट कर लेते हैं, तो इस पे टाइम भी लगता है, 2-3 महीने कम से कम, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं अपना डोप टेस्ट का रिजल्ट आते हुए। तो आई थिंक सो ये क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि प्रेस रिलीज के अंदर भी आप देखिए उनका वो, उसके अंदर उसको बकायदा कहा हुआ है उन्होंने जो भी मामला था, क्योंकि मैं फिर उसको रिलेट कर रहा हूँ पिछले उनके सारे जितना टेन्योर आप देखें तो सच कोई कभी खबर नहीं आई नवाज के बारे में कि अनफॉर्चुनेट कोई गलत मामले में और किसी खबर तो उस फखर चीज में जमान अपना की भी नहीं आई नर्वस थी ना, वाले हैं, बॉल तो टेम्परिंग आई वाली। होप ये चीज हो जाएगा। अवेश भाई, खबर तो ऐसी, मतलब फखर जमान को भी देख के नहीं लगता था ना कि he'll scratch the ball, but he did। देखिए फखर वाले बात में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि हाँ प्लीज। फखर जमान अभी तक आपको पता है अपने बात पे तोड़े में उन्होंने कहा जी मैं इस पे फाइट करूंगा, क्योंकि जितना मेरा टाइम रह चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं उसको दागदार नहीं होने देना चाहता। आप भी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, हम भी क्रिकेट यप। खेलते हुए हैं, याद रखिएगा कभी भी एक प्लेयर का काम नहीं होता जब बॉल टेम्पर की आप बात करते हैं। ज्यादातर फास्ट बॉलर्स, हम अपने खुद टाइम के ऊपर होता था कि जी अपना थोड़ा सा एक साइड के ऊपर नाखून मार दो ताकि बॉल रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो जाए। ये 2-3-4 बीच में लड़के होते हैं जो सारे बना रहे होते करके हैं। प्लान आउट कर। हाँ, ये स्टेटमेंट देना कि कप्तान को नहीं पता था, ये अरे थोड़ा नहीं मेरे नहीं लिए होता। शौक जरूर था। कप्तान को पता होता है, कप्तान देखिए खुद एक फास्ट बॉलर है, उसने बॉल तैयार करने की 3-4 लड़कों की जिम्मेदारी होती है, एक की नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेट था क्योंकि फखर जमान
इस चीज में अपना ज्यादा वो रगड़े में गए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इन 2 क्रिकेटर्स की बात करें, जी। जो मुझे अच्छा लगा है ना, नवाज इस वक्त बैट पैच में है, सारी चीज है, लेकिन कभी इनका कोई एज सच आपको कोई ऐसा स्कैंडल नहीं प्रीवियसली आया, सुना बिल्कुल सही है। नहीं कि ऐसा मामला हो। तो आई होप ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका भी क्रिकेट कैरियर तो पड़ा हुआ है। लेकिन वो चीज कल आपको नजर भी आ रही थी मुल्तान वाले मैच में, यस, कि वो ज्यादा प्रेशर के अंदर आपको बॉलिंग आ में भी जाता है नजर आए हैं, बंदा। क्योंकि डेफिनेट चीजें हो तो वो ये अपना चीज है कि आपके ऊपर ही आ जाती है, हावी हो जाती है। आई होप कि चीज क्लियर हो जाए इस वक्त। ऑल राइट, सैयद मोहम्मद अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे अपने नवाज़ की बात की, सिर्फ आखिरी चीज़ नजर आए मजाक वो ये कि मोहम्मद नवाज़ ने इसको कंटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी कोई ममनुआ अद्वियात नहीं ली हैं, और शायद ये कह के लिया है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे आपने अगर मेरे लिए ये फ़ैसला लिया है, तो वर्ल्ड कप में कुल मिला के 7 विकटें और 150 रन भी नहीं है मेरे, तो अगर मैं कोई क़ुव्वत बख्श दवा खाता तो क़ुव्वत तो आती, कुछ तो परफॉर्म करता। इसी के साथ ले रहे हैं हम एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. वेलकम बैक। ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ स्किल्स सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको उसी कहानी से पता चल जाएगा कि जब एक मल्लाह पूछता है सवार से कि तुम्हें सवारी आती है, स्विमिंग आती है, समंदर की सवारी आती है, वो कहता है नहीं, तो फिर कहता है कि अल्लाह हाफ़िज़, फिर वो चला जाता है। कहानी तो आपको याद ही होगी। लाइफ स्किल्स सीखना, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी को रेस्क्यू करना हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप वो बचपन से ही सीख जाएँ तो ज़रा फुटेज दिखाइए, और इस फुटेज को आप एंजॉय लाजमी करेंगे। दे यू गो, ये छोटा सा बच्चा है, ओ किधर गया, वो किधर गया, वो हो रहा, एंड देन इट्स ब्यूटीफुल। खुद अपनी ताकत से पैर चला के, एंड देन और दिस अनदर लिटिल वन, दिस इज, ये पहला दिन है इसका, वाह क्या बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि हम यू नो स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक, इस तरह की वीडियोस जब हमें बाहर के मुल्क की बच्चों की देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं वाह यार क्या बात है। अभी यहाँ पे किसी को दिखाएंगे ना तो बोलेंगे ए जाली है ये, है भाई ये क्या कर दिया, बच्चों को उठा के फेंक दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम तो इस थॉट प्रोसेस के हैं। बहुत सारे लोग ये भी, इनफैक्ट हम अभी ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि यार इस सूट में ना कोई हवा भरी हुई है, इसी वजह से ये इतना ऊपर आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इज़ नथिंग लाइक दैट। तो जनाब, ये साहब कौन है जो इन बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं? ये साहब आज हमारे साथ ही मौजूद है, हुज़ैफ़ा उस्मान, जो कि स्विमिंग कोच हैं, और पिछले 5 सालों से उन्होंने अपनी जो ये सारा टाइम है वक्फ किया हुआ है। द ब्यूटीफुल थिंग इज़, हुज़ैफ़ा ने अभी मुझे ऑफ कैमरा ये बताया कि मेरे पास अब बड़े बच्चों को सिखाने का वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपना पूरा वक्त जो है वक्फ कर दिया है इन टाइनी टॉडलर्स के पास। तो चलते हैं हुज़ैफ़ा के जानिब। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही आजकल कराची में, वरना आप ऐसे ही आ जाते जैसे कराची हो जाता है। बट जोक्स अपार्ट, सर कब से कर रहे हैं ये, और बच्चे ही क्यों? सर 5 साल हो गए माशाल्लाह से मुझे इस फील्ड में आए हुए। प्रॉपर एज अ प्रोफेशन जब मैंने स्टार्ट लिया तो 2021 से गालिबन स्टार्ट किया। और बच्चे ही क्यों, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चे इसलिए कि आज तक हमने सिर्फ बाहर मुल्क में ही चीज़ देखी थी कि जहाँ देखो 2-2, 3-3 दिन के बच्चों को वो ले जाते हैं सेफ्टी गियर्स के साथ ही एटलीस्ट, लेकिन वो 2-2, 3-3 बच्चे को पानी में नेसेसरी है उनके लिए पानी, और वहाँ कोई एतराज़ भी करने वाले नहीं हैं। तो हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत कमी थी, और शुरू से अल्लाह के फजल से कि नेचर बाय नेचर ये चीज़ है कि हट के कोई काम करना है। जब इस फील्ड में आया तो स्टार्ट हमने भी ऐसे ही लिया, जो जिस तरह बाकी सारे सिनेरियोज चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, एक ग्रुप्स लेके चलते हैं 4+ का। बस अल्लाह के फजल से एक दिमाग था, और इस चीज़ की पूरी जो थ्योरी मेथड वो दिमाग में लेके बैठे हुए थे कि बेसिकली स्विम है क्या, उसके पीछे सारा गेम क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों इतना पीछे हैं। तो उसको डीप जाके फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की उसकी, अलग से नेट से भी सर्चिंग की, हर जगह पे जाके मैंने सिर्फ अपने आप को पढ़ाया कि मैंने किस तरह इन बच्चों पे काम करना है। फिर मुझे ये बात समझ आई कि ये तो बहुत आसान टास्क है समझने वाले के। मैं ये देख भी रहा था। अच्छा, थोड़ा सा अब क्योंकि वीडियो देखी होगी लोगों ने, तो वो और आगे फिर जून जुलाई के मामलात भी हो रहे हैं, तो यू नो रादर देन बच्चों को पुप्पी उपी नानी आनी के वहाँ भी भेजें, लेकिन उनको इन 2 महीने में ये स्किल सिखाएं। हुज़ैफ़ा, जब हम इन छोटे बच्चों की बात करते हैं, इनसे बड़े भी जो हैं क्लास 1, 2 एंड ऑल, तो इनको सिखाना आपने कहा कि ज़्यादा आसान है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बच्चा है, पानी में जाने से डरेगा, और वो अगर चला भी गया और आपने उसको पूल में फेंक भी दिया, डिप भी कर दिया,
तो वो इतनी आसानी से खुद कैसे ऊपर आएगा भाई, इसकी क्या साइंस है? सर बेसिकली हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो बहुत बात की बात है। लेट सपोज 3 to 4 डेज़ के बाद हम ये वीडियो जितनी भी हैं, ये सारा जो फेंकने वाला सिनेरियो है, कुछ बच्चे, इसमें अभी एक वीडियो जो आपने चलाई थी वो ऐसा था कि दूसरे दिन वो बच्चे का था और वो माशाल्लाह प्रॉपर ट्रेंड हो गया। अब बाज़ बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं ज़्यादा, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है इसमें। जितना बच्चे का मसल फ्लेक्सिबल होगा उतना हमें ईजी टास्क मिलेगा। वेरी फर्स्ट डे हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर पैक करते हैं और वो चीज़ हम शोकेस नहीं कर सकते ऑन मीडिया, क्योंकि फिर हर बंदा कॉपी। अब डेफिनेटली जो हमारे दिमाग में एक बच्चे को लेके हमारे उसके साथ कनेक्शन है, एक एक्सपीरियंस है, नया बंदा जो होगा वो सिर्फ उसने इक्विपमेंट्स देख लिए, खरीद लिए और उसने अपना काम स्टार्ट किया। अल्लाह ना करे उससे कोई नुकसान होता है तो भी मैं इस तरह यहाँ स्कूबा के साथ होता है डेफिनेटली, तो मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा जो है शोकेस नहीं करता कि अल्लाह ना करे मेरी वजह से कोई बच्चा ज़िंदगी से ना चला जाए, कि किसी और ने उसको कॉपी तो कर लिया लेकिन कॉपी करने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बच्चे, अब जैसे ये वाली फुटेज है हुज़ैफा, इसमें एक तो दिया हुआ है, अगला बगैर सपोर्ट के चल रहा है, हाँ, बगैर सपोर्ट के, और वो अपना लेफ्ट लेग जो, और ये वाली बच्ची भी जो है ये अब कितने आसानी से, एंड देन इसने आँख भी खोली हुई है, और जिस तरह ना बच्चा वो खाना देख के ना अपनी टंग बाहर रखता है, वो उसी तरीके से एंजॉय कर रही है उसको। तो ये बच्चों की क्या साइकोलॉजी है वो? सर बेसिकली ये चीज़ मदर टमी से बच्चे को मिली होती है। मदर टमी में भी बच्चा जो है पानी में जो है ना पूरा वक्त सर्वाइव करता है। 9 महीने का जो उसका सिनेरियो वो सारा का सारा पानी के अंदर है, तो उसके अंदर बच्चा मसल उसके वैसे ही जनरेट हुए हैं, बने हुए हैं, और उसने एक्सेप्ट किया हुआ उस चीज़ को कि जब पानी के साथ मुझे गुजरना है तो मैंने अपने माउथ को भी ओपन करना है, आँखें भी ओपन हो जाती हैं उन बच्चों की, और वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं बच्चा पानी में जाते ही मुंह में पानी लेगा, पी लेगा नाक से। आप वो सारी फुटेज में देखेंगे ना तो बच्चे ने हर फुटेज के ऊपर ब्रीथ होल्ड की हुई है। कोई एक फुटेज भी हमारी आप दिखा दें कि इसमें बच्चे ने ब्रीथ या पानी मुंह में लिया हो या आँख या कान में कहीं से पानी गया हो, ब्रीथ बच्चा एकदम से रोक देता है, आँखें उसकी खुल जाती हैं, मुंह उसका खुल जाता है, और वो ब्रीदिंग होल्ड पावर उसकी बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो पानी सा कर ही नहीं सकता। वाह, ज़बरदस्त। वो तो विद इन अ मिनट सेकेंड्स हम उसको वापस निकाल देते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को फिर फेस नहीं करना एक तो ये तो शुरू की बात हो गई, फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को कितना देर अंडर वाटर कि उनकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, इसमें कितने दिन लगते हैं? सर बेसिकली हम इसके ऊपर वर्किंग ही नहीं करते। हमारी जो मेन टास्क होता है बच्चे को लाइफ सेवर बनाना। एटलीस्ट बच्चा लाइफ सेविंग स्किल्स पे आ जाए, देन फिर जो स्किल्स पूरी हैं उसमें अगर आप कराएं ना कराएं वो अप टू यू, उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है। बेसिकली पानी एक अट्रैक्शन है, और छोटे बच्चे के लिए तो वो जो छोटा बच्चा होगा पानी की तरफ देख के कूदेगा। अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि पेरेंट्स की थोड़ी सी आँख मचोली हुई और वो बच्चा जो है बाथरूम के अंदर टप में डूब के मर गया। हाँ। अब वो बच्चे यही बच्चे होते हैं जो स्क्रॉलिंग वाले होते हैं, टप तक पहुंच गए, उठे और वो टप में गए और वो वापस पता ही नहीं है पेरेंट को। जब आधा पौना घंटे बाद ख्याल आता है बच्चे का तो बच्चा पानी के अंदर, टप के अंदर, ऐसे केसेस आए हैं कराची में। तो हमारा जो मेन टास्क है वो यही है कि हमारा बच्चा सारा लाइफ सेवर बन जाए। देन इसके बाद फिर पेरेंट्स के अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो बच्चा कितना आगे ले जाना चाहता है। जब आपने बात की कि ये बच्चे इस एज में इस मुकाम तक पहुंचेंगे लाइफ सेविंग, इससे आपकी क्या मुराद है? ये ब्रेथ होल्ड कर सकें, फ्लोट कर सकें, अपने आप फ्लोट, दिस इज द थिंग। अपनी लाइफ को सेव करें। ये जितने बच्चे हम उठा के फेंकते हैं, अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार आप उठा के क्यों फेंक रहे हैं? ठीक है आपने सिखा दिया, अब आप उसको ऐसे ड्रॉप कर दें। ये उठा के फेंकने वाला क्या आपका नज़रिया है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा जवाब भी दे चुका हूँ इस चीज़ का। आपके प्लेटफॉर्म से भी लोगों को ये अवेयरनेस देना मकसद है बेसिकली। तो उठा के फेंकने के 2 फ़ायदे, एक हमारा फ़ायदा है और एक बच्चे का फ़ायदा। हमारा फ़ायदा ये है कि हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं बच्चे को देख के फिज़िकली, कि जब हम उठा के फेंकते हैं ना तो बच्चे की कौन से मसल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने हमें सपोर्ट करेंगे। हम ये देखते हैं वो बैक से हमें सपोर्ट कर रहा है या लेग से सपोर्ट कर रहा है। अगर वो बच्चे ने लेग्स मूव की तो हमारा दिमाग फ़ौरन जाता है कि ये बच्चा साइकिलिंग पे जल्दी जाएगा, क्योंकि उसके लेग्स मसल्स बहुत ज़्यादा हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। और अगर वो बैक से उठता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये हमें बैक से सपोर्ट करेगा, तो बैक मसल्स पे हम उसके वर्किंग करते हैं, फिर हम उसके हिसाब से उसको वर्किंग पे छोड़ देते हैं। ओके। देन उस बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है, वो ये है कि डेफिनेटली ये जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ सेविंग स्किल्स की, वो हमेशा पैनिक सिचुएशंस पे ही उसका काम आता है। अब बच्चे के मसल्स ने तो जनरेट हो गए, सेट हो गया सब, अब पैनिक सिचुएशन के साथ उसके मसल्स कनेक्ट नहीं है कभी भी। तो पैनिक सिचुएशन पे बच्चा जब पैनिक होता है तो फेयर लेवल बढ़ता है और मसल्स साथ छोड़ देते हैं। फिर मसल्स का काम ही नहीं है, मसल्स नहीं सकती, दिमाग में अब कोई और चीज़ नहीं है, तो मसल्स ने भी काम करना छोड़ दिया। तो उस वजह से हम ये पैनिक सिचुएशंस को अपने आप से जनरेट करते हैं। उठा के फेंका, बच्चा नीचे गया, एक पैनिक सिचुएशन उसके साथ बनी, उसके मसल्स ने उसके साथ काम शुरू कर दिया।
तो अब वो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशंस पे आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि उसके मसल मेमोरी उस पैनिक सिचुएशंस के साथ भी एक्सेप्टनेस पे आ गई। तो बस हमारा काम पूरा हो गया। फ्यू पर्सनल क्वेश्चंस। स्कूबा के दौरान जो लेफ्ट या राइट पिंडली है, ये जो काफ मसल है, इसमें क्रैम्प आता है, इसका क्या रीज़न? ये सिर्फ स्कूबा के दरमियान नहीं आता, ये स्विमिंग में भी आता रहता है। क्रैम्प्स आती नहीं ना स्विमिंग, इसीलिए हाँ, वो बेसिकली क्योंकि कभी किया हुआ नहीं होता, और स्कूबा के अंदर आपने फ्लैपर्स पहने होते हैं, जी, वो तो ओवरलोड हो जाता है यार, बहुत आजाद है। तो डेफिनेटली आपके पाँव की एक कैपेसिटी है यहाँ तक, और उसको और फिर अब आपने उसके साथ इतना आगे अपने साथ इनरोल कर दिया और एक्स्ट्रा चीज़ को आपने होल्ड करा दिया, तो अब वो लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मसल्स पे लोड आता है तो वो मसल्स को वो नस खिंच जाती है। सिर्फ ये सिचुएशन है। बाकी पूल में क्यों आता है, पानी कम पीता है इंसान, एक्स्ट्रा जान मार देता है। पानी की वजह, पानी पी ले, प्रॉपर अपने साथ रखे तो क्रैम्प्स का चांस कम हो जाता है। ठीक है हुज़ैफा भाई, थैंक यू सो मच। मुझे बताया कि आप माशाल्लाह से कराची में 5 जगह ये कर रहे हैं, अब आप 6ठी जगह ये करने जा रहे हैं, जो कि मेरी पर्सनल इंटरेस्ट की भी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये तो हम बिल्कुल टॉडलर्स की बात की ना, इससे ऊपर वाले भी जो हैं, जो टैब और मोबाइलों में लगे हुए हैं, इनका 1 घंटा निकालें ना दिन का, और इनको भेजें ज़रा इन स्किल्स को सीखने के लिए। वो भी इंजॉय करेंगे, थक के सोएंगे, आपके मोबाइल की बैटरी भी बचेगी। इसी के साथ हम ले रहे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अक्सर जब भी महफिल में मुलाकात होती होगी तो लोग पूछते तो होंगे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आजकल। वेल, ये 10 साल पहले होता था, आजकल तो कोई ये सवाल करता ही नहीं है कि जी आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। कोई ये भी नहीं पूछता है कि कोई किताब पढ़ते हैं भी या नहीं, क्योंकि जिसने पूछना होता है वो तो खुद मोबाइल में घुसा होता है। वेल, दुनिया भर में किताबों की अहमियत को उजागर करने का दिन मनाया जा रहा है, और ये सिर्फ किताबों की अहमियत नहीं बल्कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी अहमियत क्या है, और जदीद दौर में जहाँ पे AI का इन्फ्लुएंस अब बढ़ गया है, उस हवाले से बुक्स जो है क्या उनको मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि बहुत सी अब ई-बुक्स और ई-लर्निंग के मामला चले गए हैं। कई सरफिरे आज भी कहते हैं कि जब तक वो कागज़ उंगलियों की लम्स को ना छुए तो किताब या अखबार पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। तो चलिए इसी सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर साहब, अब कोई पूछता नहीं है, जब भी किसी महफिल में बैठा जाए, एक दूसरे से ये सवाल नहीं होता कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आजकल, या कौन सी किताब पढ़ी है आपने। क्यों ये पाकिस्तान जैसे माशरे में ये क्यों कम इसकी अहमियत होती जा रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शुरू में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग समझते हैं कि इससे जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत सहूलत हो जाएगी। देखिए, जब बिजली आई तो बड़ी सहूलत हो गई, इसी तरह जब टेलीफोन आया तो बड़ी सहूलत हो गई, और जब ये सोशल मीडिया और ये तमाम चीज़ें आईं तो हमारा ये ख्याल था कि इसके ज़रिए से हमारी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और हमारा टाइम बहुत बचना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं और आप जानते हैं कि इसकी वजह से हमारा कितना टाइम बचा है, और बल्कि ये हुआ कि हमारे पास और ज़रूरी कामों के लिए भी टाइम नहीं बचा। तो शुरू में एक तरह का ट्रेंड होता है जिसमें लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड ऐसा है कि ये ना सिर्फ ट्रेंड बना बल्कि ये एडिक्टिव भी था और लोग इसके एडिक्ट हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ऊपर स्टडीज़ होना शुरू हुई, और अभी रिसेंटली एक ऑक्सफोर्ड में एक स्टडी छपी है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमारे जो एजुकेशन का मेयार है वो कम हुआ है। जैसे जैसे वो आती गई वैसे वैसे इंसानी जहन जो है वो कॉग्निटिवली वीक होता गया, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कम होनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम शुरू हो गई, क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा डाटा अपने दिमाग में चाहिए होता है, यूजफुल डाटा, जिसकी बुनियाद पर वो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। और अब ये बात जो है वो बिल्कुल साबित हो चुकी है कि किताब के पढ़ने से और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो इल्म आता है वो ज़्यादा रिटेन रहता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़िंदगी का हिस्सा बनता है बनिस्बत उस इल्म के जो स्क्रीन के ज़रिए से आता है। तो पहले तो हम ये बात एक अंदाजे से कहते थे, और मैं इसलिए कहता था कि मेरा नॉस्टैल्जिया है, जैसे आपने कहा कि मैं उस उम्र से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जब किताबें ही हमारा ज़रिया थी बाहर से डाटा को लेने की। तो पहले तो हम सिर्फ इस नॉस्टैल्जिया की बुनियाद पे कहते थे, लेकिन अब तो इसका साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है कि दोबारा से हमें किताबों की तरफ हमारा ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं हम फोकस्ड होते हैं, अब यकसुई के साथ होते हैं, हमारा सोच का पैटर्न वही हो जाता है जो उस ऑथर के सोच का पैटर्न था, और ये नॉलेज हमारे पास कंटेक्सचुअल वे में दाखिल हमें हमारे समझ में आता है।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि किताब की अहमियत शायद अब उससे भी ज़्यादा है जो आज से 40 साल पहले। अच्छा, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का क्या कसूर है प्रोफेसर साहब? क्योंकि जहां हम देखिए हम एक फ़र्ज़ कीजिए कि आज किसी मौजू पर मुझे किताब पढ़नी है और मुझे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं एक बड़े पब्लिशर के पास जाऊंगा, मैं ख़रीदूंगा। जाहिर सी बात है नहीं है तो फिर मैं सदर का रुख कर लूँगा और वहाँ पे फिर मैं एम्प्रेस मार्केट का रुख करूँगा। तो इंटरनेट ने, एआई ने तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान नहीं कर दी है कि मुझे कंटेंट सारा मिल रहा है ऑन द टिप्स ऑफ फिंगर टिप्स। जी बिल्कुल, मैं कतन ये नहीं कहता कि अगर आप ई बुक पढ़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि जब हम स्क्रीन के ऊपर बैठे होते हैं तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। देखिए, एक किंडल के ऊपर जो किताब पड़ी है और वो उसी किताब फेस उसी तरह के सफ़े की फील के साथ आप उसको पढ़ रहे हैं और आप उस किंडल पे सिर्फ किंडल ही है और किताब ही है, तो ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे वो कागज़ पे लिखी हुई या स्क्रीन पे लिखी हुई है। तो हम इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहे कि अगर आप स्क्रीन पे किताब ही पढ़ रहे हैं तो उसका नुकसान तो उसका वो ठीक नहीं है और उसका ऑल्टरनेट एक प्रिंटेड बुक ही होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि हम उसकी बजाय ऑल्टरनेटिवली छोटे-छोटे क्लिप्स के ज़रिए, रील्स के ज़रिए एक तरह का शैलो सुपरफिशियल जो डोपामाइन को स्टिमुलेट करने वाला जो इल्म है, जो कि सिर्फ हमारे यानी हिस्से लस्ट को, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे, कि हमारी लज्जत को जो है वो तस्कीन देने वाला जो इल्म है, जो कि सिर्फ दिमाग में एक स्पार्क की तरह आता है लेकिन अंदर डीप डाउन नहीं होता, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा एक शख्स अगर किंडल के ऊपर किताब पढ़ रहा है तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किताब पढ़ रहा है। ओके प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और किताबें जो हैं वो हाँ तो है ही, टेक्नोलॉजी और इस नॉस्टैल्जिया को बैलेंस कैसे करना है, नाउ इट्स अप टू अस। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।